तो क्या राइनर डिरेडर ने अपनी फाइट के अंदर क्विट करा? तो कल यहाँ पे संडे को हुई थी एक बहुत बड़ी फाइट मिडिल वेट डिवीजन में, जिसमें राइनर डिरेडर और ब्रैंडन एलन के बीच में फाइट हुई थी और ये फाइट यहाँ पे 4th राउंड के अंदर खत्म हो गई थी। 5th राउंड स्टार्ट होने से पहले इस फाइट को डिसकंटिन्यू कर दिया था राइनर डिरेडर ने। तो इस बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि क्या उन्होंने यहाँ पर सच में क्विट करा, जैसे लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पर वीक हार्टेड है, उन्होंने क्विट करा, बहुत सारी चीजें बोली जा रही है, और क्या उनका ये डिसीजन लेना, उनके कोच का ये डिसीजन लेना सही था। सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। हमजा चिमाएव ने इस फाइट के ऊपर क्या अपना रिएक्शन दिया है उसके बारे में भी बताऊंगा। साथ ही साथ यहाँ पर इलिया टोपुरिया वर्सेस पैडी पिम्बलेट की फाइट की बातें चल रही है, तो उस बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाई जिसने भी मेरा यहाँ पे टेलीग्राम चैनल फॉलो करा होगा उनको यहाँ पे प्रेडिक्शन देखने को मिली होगी। मैंने फाइट से 2 दिन पहले यहाँ पे प्रेडिक्शन डाली थी कि ब्रैंडन एलन मुझे लगता था कि फाइट को जीत सकता था। ऑब्वियसली वीडियोस वगैरह में मैं यहाँ पे बोल रहा था आरडीआर के फेवर में ही थोड़ा था, मैं इंक्लाइंड था पूरे फाइट वीक के आरडीआर जीत सकता है। बट जब मैंने फाइनल प्रेडिक्शन अपने टेलीग्राम चैनल पे डाली तो उसमें मैंने ब्रैंडन एलन को चूज करा और उसमें रीजन भी दिया था कि आरडीआर डिफेंसिवली काफी ज्यादा वीक लग रहा था मुझे। तो सबसे पहले जिसको भी यहाँ पर प्रेडिक्शंस वगैरह जाननी है, मैं कौन से फाइट्स को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, हालांकि सारी प्रेडिक्शन सही नहीं होती है बट स्टिल जाननी है, तो आप सब मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो। वहां पे डेट, टाइमिंग, प्रेडिक्शन कहाँ पे देखना है, सारी चीजें आप सबको इन्फॉर्म कर दी जाती है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे पिन कमेंट्स में आप सबको मिल जाएगा। अब भाई रीजन ये था यहाँ पे लास्ट में आरडीआर को चूज ना करने का, मुझे ऐसा लगता था कि ब्रैंडन एलन एक अपकमिंग फाइटर है। ऑल्दो उसकी जो रिसेंट फाइट थी सारी विक्ट्रीज की तरफ नहीं गई थी, बट उसके पास एक लेजिट तरीका मुझे लग रहा था कि वो यहाँ पर एक यंग अपकमिंग हंग्री कंटेंडर ऐसे तो अपकमिंग तो यहाँ पर आरडीआर भी था, बट अगर आप आरडीआर की पूरी यहाँ पर फाइट हिस्ट्री देखोगे, अगर आप इसकी वन चैंपियनशिप की फाइट्स देखोगे, उसमें भी आपने एक इंस्टेंस आपको दिखेगा जहां पे इसने बीच फाइट के अंदर क्विट करा, बीच फाइट के अंदर इसने फाइट को कंटिन्यू ना करने का फैसला लिया। तो कहीं ना कहीं मुझे उन सारी चीजों को मुझे लग रहा था कि इसने रॉबर्ट विटेकर को हराया है। इवन तो रॉबर्ट विटेकर एक बहुत बड़ा नाम था मिडिल वेट डिवीजन में, बट वो फाइट भी आप देख सकते हो काफी ज्यादा डाइसी थी। तो मेरे पूरा यहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं आया था और इसलिए लास्ट मोमेंट पे मैंने यहाँ पे प्रेडिक्शन, फाइनल प्रेडिक्शन अपना यहाँ पर ब्रैंडन एलन की तरफ दिया था। फाइट के अंदर भाई आप सब देख सकते हो फाइट के अंदर क्या हुआ एग्जैक्टली। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड बहुत तगड़ा फाइट करा, फुल पोर इन कर दिया, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि राइनर डिरेडर और उनका कैंप यहाँ पे पूरे 5 राउंड की प्रिपरेशन करके ही नहीं आया था। उनको ऐसा लग रहा था शॉर्ट नोटिस अपोनेंट है, उसको अर्ली फिनिश ऑफ कर देंगे, जो कि नहीं हुआ। और 3rd राउंड, 4th राउंड में बहुत ज्यादा लेबर्ड और टायर्ड दिख रहा था। और हो भी सकता है जो यहाँ पर जो ब्राजीलियन जुजुत्सु के मूव्स हैं, जो ग्राउंड पे आप उतना रोल अप कर रहे हो ओपोनेंट के साथ, वो आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा निकालता है। कहा जाता है कि ग्रैपलिंग रेसलिंग बहुत डोमिनेंट होती है एमएमए के अंदर, बट वो उतनी ही ज्यादा कार्डियो इंटेंसिव भी होते हैं आपके यहाँ पर गैस टैंक के ऊपर। आपका गैस टैंक जल्दी डिप्लीट होता है, तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो यहाँ पर आपकी यहाँ पर स्टैमिना वगैरह जल्दी खत्म हो सकता है। और 5th राउंड के अंदर बहुत अनयूजुअल रहा भाई। पर्सनली मैंने इतने सालों से यूएफसी देखकर शायद ही कोई फाइट ऐसी देखी होगी मैंने, जो 4th राउंड के बाद फाइटर को कोई ऐसा मेजर कट नहीं है या कोई मेजर इंजरी नहीं है और उसने फाइट कंटिन्यू नहीं करी हो, उसके कॉर्नर ने यहाँ पर टावल थ्रो कर दिया अंदर। ये मेरे लिए काफी ज्यादा रेयर था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि राइनर डिरेडर वहां पे फाइट करता। अब इसके बाद यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन ये आया है, राइनर डिरेडर का कहना है कि उसको नोरो वायरस हो रखा था, नोरो वायरस से वो सफर कर रहा था पूरे फाइट वीक, उस खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, ये सारी चीजें। और साथ ही साथ उसके कोच ने भी यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन दिया है, उसका ऐसा कहना है कि वो देख चुका था कि राइनर डिरेडर से बहुत सारे साइंस उसको दिख गए थे कि अब ये फाइट आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता है। 5th राउंड में जाने का कोई पॉइंट नहीं था, अननेसेसरी डैमेज होता, इसलिए फाइट को उन्होंने वहां पे फिनिश कर दिया। अब देखिए भाई इसके बारे में काफी सारे मिक्स्ड ओपिनियन इस फाइट को फिनिश करने के डिसीजन के। अब मेरा भी इसके ऊपर आप कहीं ना कहीं मान सकते हो, ऑब्वियसली मैं इस चीज के फेवर में हमेशा रहता हूं कि आप अननेसेसरी डैमेज किसी के साथ भी ना लो जाओ, या किसी भी अपोनेंट के अगेंस्ट आपको लग रहा है कि आपसे हाई लेवल अपोनेंट है या कुछ भी है, तो आप उसमें अननेसेसरी डैमेज लेने मत जाओ। फाइट को ईगो पे रख के फाइट नहीं करनी चाहिए, ये चीज मैं हमेशा बोलता हूं। बट आप देख सकते हो कि ये एक यूएफसी फाइट थी और ये कहीं ना कहीं एक टाइटल एलिमिनेटर फाइट थी। इस फाइट को अगर राइनर डिरेडर जीतता तो शायद वो चैंपियन भी बन सकता था। तो इस फाइट में एक राउंड का मौका और था उसके पास। हमको पता है भाई लास्ट राउंड्स के अंदर कितनी चीजें चेंज हो सकती है, कितनी पॉसिबिलिटीज होती है। तो राइनर डिरेडर को वो ट्राई करना चाहिए था, उसको कोच को उसको हाइप करके वो चीज भेजनी चाहिए थी, उसको एक लास्ट राउंड में एक लास्ट मौका देना चाहिए था। इवन दो कई बार ऐसा होता है फाइटर्स अपने आप पे बिलीव नहीं करते, बट ये कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको बैक करे, उसको फील दिलाए। अब वो कोच है, उसके हिसाब से वो भी एक्सपीरियंस्ड होगा, उसने कुछ देखा होगा तो उसने फाइट कॉल ऑफ कर दी। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो चांस मिल सकता था, क्योंकि ये कोई नॉर्मल ऐसी बार फाइट या कोई एमेच्योर फाइट नहीं है कि हाँ आपको आगे और मौके मिलेंगे। यहाँ पर यूएफसी फाइट है, ऐसे मौके दोबारा आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं है।
तो उस हिसाब से आपको इसमें फाइट करनी चाहिए थी। बाकी भाइयों ये सारी चीज़ें जो बोली जा रही है कि ये नोरो वायरस हुआ था या किसी चीज़ की इलनेस थी या साल में 5-5 फाइट्स कर ली थी इसलिए थक गए थे, तो ये सारी चीज़ें भाइयों पहले बोलनी होती है। मुझे समझ नहीं आता जब भी कोई फाइटर हार जाता है तभी ये सारी चीज़ें क्यों बोली जाती है कि उसको इंजरी थी वगैरह-वगैरह। फाइट वीक के अंदर सारे फाइटर्स बोलते हैं मैं बहुत प्रिपेयर्ड हूँ, सारे कोचेज़ एकदम कॉन्फिडेंट दिखते हैं और फाइट हारने के बाद ये सारी चीज़ें बोली जाती है। अब मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वन्स अगेन मैं मना नहीं कर रहा हूँ, सारी इलनेस सारी चीज़ें होंगी, यहाँ पर उनको आपको इंजरी भी होगी, आपको कोई वायरस से सफ़र होगा, आप कोई इलनेस से भी जूझ रहे होगे। लेकिन ये सारी चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी किसकी है? ये सारी चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी खुद फाइटर की है, उसके टीम की है। तो ये फाइट के बाद बोलने से कुछ भी चेंज नहीं हो जाता, कुछ भी ये नहीं होता। आपको किसी ने फोर्स नहीं करा था। जैसे आपके अपोनेंट एंथोनी हर्नांडेज़ ने यहाँ पे पुल आउट करा था, आप भी पुल आउट कर सकते थे। आपके पास भी अच्छी खासी हाइप थी और 5-5 फाइट 4-4 फाइट्स आपने ऑलरेडी कर रखी थी, तो यूएफसी ज़्यादा बुरा भी नहीं मानती। तो इस हिसाब से चीज़ें चल सकती थी। आपने खुद वो रिस्क लिया, आपके फाइट से पहले आपको पता था कि आप इसको हरा सकते हो, शॉर्ट नोटिस अपोनेंट है। लेकिन अभी फाइट हार गए तो उसके बाद ये सारी चीज़ें बोलना बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती। बाकी भाइयों आप सब अपना ओपिनियन बताना इस फाइट के बारे में और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी भाइयों अब बात करते हैं यहाँ पे लाइट वेट डिवीजन की। अब लाइट वेट डिवीजन में 2 कंटेंडर्स ऐसा बोले जा रहे हैं जिनको नेक्स्ट टाइटल शॉट मिल सकता है, पैडी पिमलेट और इलिया टोपुरिया। अब इलिया टोपुरिया का ऐसा कहना है कि वो पैडी पिमलेट से भी फाइट कर सकता है, जनवरी वाली इवेंट में उसको फाइट करना है और वो कहीं ना कहीं ऐसा यहाँ पर बताना चाह रहा है कि यूएफसी एक बैंगर फाइट यहाँ पर अनाउंस करना चाहती है। तो बेसिकली पैडी पिमलेट के पास अच्छी खासी हाइप है, यूके से वो आता है और इलिया टोपुरिया तो आप सबको पता है वन ऑफ द मोस्ट हाइप चैंपियंस है करंटली। तो इसी के रिगार्डिंग पैडी पिमलेट ने रिसेंटली एक ट्वीट भी डाला था कि व्हाई हैजंट सैनिटाइजर बॉय, बेसिकली इलिया टोपुरिया को सैनिटाइजर बॉय बोलता है, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट अभी तक साइन क्यों नहीं करा, ऐसा यहाँ पे ट्वीट डाला है। तो मे बी ऐसा लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद यहाँ पर यूएफसी ने इलिया टोपुरिया को पैडी पिमलेट ऑफर करा है जनवरी के अंदर, ये फाइट यहाँ पे बनाई जा सकती है, इसकी पॉसिबिलिटीज है। हम सबको पता है इसके बारे में काफी ज्यादा बातें चल रही थी कि जस्टिन गेची को नेक्स्ट टाइटल शॉट मिल सकता है और वो भी यहाँ पे इन लाइन डेफिनेटली होगा एज अ कंटेंडर इलिया टोपुरिया के नेक्स्ट अपोनेंट का। तो इन दोनों फाइटर्स की यहाँ पर बातें करी जा रही है। अब देखिए भाइयों यहाँ पर जब भी किसी कंटेंडर की बातें होती हैं, किसी कंटेंडर के बारे में बात चल रही होती है फाइट बनाने की, तो बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। मैंने पहले भी आपको वीडियोज में बताया कि ऐसा नहीं होता, वर्बल एग्रीमेंट नहीं होता कि डेना वाइट यहाँ पर जस्टिन गेची को कॉल करके बोलता है तुम्हें इलिया टोपुरिया से फाइट करनी है और इलिया टोपुरिया को कॉल करके बोलता है तुम्हें जस्टिन गेची से फाइट करनी है, जनवरी में आ जाना। ऐसा नहीं होता, बहुत सारी यहाँ पर चीजें इन्वॉल्व होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, मैनेजर्स बात करते हैं, फिर वो अपने लिए डील नेगोशिएट करते हैं अपने फाइटर्स के लिए। तो उसके कारण ही बहुत सारी फाइट्स जो बनना चाहती हैं या जिसके बारे में र्यूमर्स आती है वो बन नहीं पाती हैं। तो ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है और कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि जस्टिन गेची थोड़े बहुत अपने टर्म्स पे फाइट लेता है। रिसेंट ईयर्स में उसने ऐसा स्टार्ट करा है फाइट करना, प्रॉपर ट्रेनिंग कैंप और सारी प्रिपरेशंस के साथ ही वो फाइट्स एक्सेप्ट करता है। तो ये चीजें यहाँ पर जस्टिन गेची की बोली जा रही है। अब उसने ये भी बोला है कि उसको टाइटल शॉट ही चाहिए। तो जस्टिन गेची को अगर इस टाइम पे टाइटल शॉट ऑफर किया जा रहा है तो मुझे लगता है अगेंस्ट द ऑड्स और अगेंस्ट द एग्रीमेंट्स भी जाके उसको ये फाइट ले लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस मौके के बाद अगर जस्टिन गेची को नहीं मिलता है टाइटल शॉट तो यूएफसी उसको एक फाइट और करवाएगी और वो अगर वो जीतेगा तभी उसको टाइटल शॉट मिलेगा, फिर बहुत दूर हो जाएगा टाइटल शॉट, फिर मुझे नहीं लगता उसको टाइटल शॉट मिलेगा। और रही बात यहाँ पे पैडी पिमलेट की फाइट होने की, तो ये फाइट भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। मुझे लगता है इलिया टोपुरिया वर्सेस पैडी पिमलेट की फाइट काफी ज्यादा पॉसिबल है। अगर आप सबको नहीं याद है, जब जून में इलिया ने टाइटल जीता था तो फेस ऑफ भी इन दोनों का ही कराया गया था, इवन दो अरमान सारूकियन वहां पे बैठा हुआ था रिंग साइड पे, बट फेस ऑफ यहाँ पे इलिया टोपुरिया और पैडी पिमलेट का हुआ था और इनकी आपस में हिस्ट्री भी रह चुकी है। इनकी एक बार ब्रॉल भी हो गई थी पहले एक यूएफसी फाइट इवेंट के टाइम पे। इलिया टोपुरिया ने सैनिटाइजर बॉटल उठा के मारी थी यहाँ पर पैडी पिमलेट को, उस टाइम पे इलिया टोपुरिया फेदर वेट में फाइट करता था। तो इनकी अपने आप आपस में भी एक हिस्ट्री है, तो डेफिनेटली इनकी फाइट बनाई जा सकती है। दोनों ही बहुत हाइप फाइटर्स हैं और स्टाइलिस्टिकली भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स दे सकता है। इवन दो पैडी पिमलेट को आप सब यहाँ पे तुरंत इस फाइट को अगर सुनोगे तो आप आउट क्लास कर दोगे कि इसका तो कोई चांस ही नहीं बनता, बट अगर आप टेक्निकली देखोगे, सारी चीजें हाइप वगैरह हटा के इनको वन ऑन वन फाइटर करके देखोगे तो पैडी पिमलेट के पास अपने तरीके हैं, उसके पास ग्राउंड गेम वगैरह है जिससे वो इस फाइट में प्रॉब्लम्स दे सकता है इलिया टोपुरिया को। तो इस तरीके से फाइट यहाँ पे जा सकती है। बाकी आपका क्या ओपिनियन रहेगा, किसके अगेंस्ट यहाँ पे फाइट होनी चाहिए, इलिया टोपुरिया की जस्टिन गेची के अगेंस्ट फाइट होनी चाहिए या पैडी पिमलेट के अगेंस्ट होनी चाहिए, और इन दोनों फाइट्स में विनर कौन हो सकता है आपके हिसाब से? सारी चीजें मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।